Bismillahirrahmanirrahim. Today this is our lecture number 15, and in today's lecture we will discuss some numerical problems on labor costing. आज के हवाले से मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वेंडर बैक की 15th एडिशन में से कुछ एक्सरसाइजेस सिलेक्ट की हैं, जिसमें हम लोग जो है वो लेबर अर्निंग्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और फिर उनकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करते हैं हम लोग, और उसकी डिफरेंट डिडक्शंस वगैरह किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये तमाम चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने की हुई हैं। जस्ट आप समझ लें कि आपके वो तमाम टॉपिक्स की रिवीजन है आज, जिनको हम लोग जो है वो यहाँ पे एक्सरसाइजेस के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ एक्सरसाइजेस सिलेक्ट की हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। हम लोग बारी बारी उनको जो है वो हल करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि उनका सोल्यूशन जो है वो हम लोग किस तरीके से करेंगे। ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, हियर इज एक्सरसाइज 3.1। A Jolly of Pittsburgh manufacturing company is paid at the rate of 20 an hour for an 8-hour day. एक 8 आवर्स पर डे वो काम करता है एक एम्प्लॉय, और 20 पर आवर उसको जो है वो पे किया जाता है। ये उसका जो है वो आवर्ली रेट है, विद टाइम एंड अ हाफ फॉर ओवर टाइम। और अगर वो रेगुलर डेज में ओवर टाइम करता है तो फिर उसको टाइम्स एंड हाफ मीन 1.5 गुना अदा किया जाता है, एंड डबल टाइम फॉर संडेज। और संडेज को अगर वो काम करता है तो फिर उसको जो है वो डबल पे किया जाता है। मीन जहाँ पे उसको रेगुलर आवर्स में 20 पे किया जाता है, तो उस दिन संडे को अगर वो काम करेगा तो उसको 40 अदा किया जाएगा। मीन रेगुलर से जो है वो डबल, मीन अगर रेगुलर उसका 20 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन वन टाइम जो है वो फुल अमाउंट जो है उसको एक्स्ट्रा पे की जाएगी, मीन 20 एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 40 आवर्स अ वीक, 5 डे अ वीक। 5 दिन वीक में वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है उसकी, और 40 आवर्स पर वीक उसका जो है वो टाइम बनता है। मीन डेली के 8 आवर्स हैं तो 5 डेज के 40 आवर्स बनते हैं। एट द एंड ऑफ द वीक द लेबर टाइम रिकॉर्ड शोज द फॉलोइंग। लेबर टाइम जो है वो उनका ये बता रहा है कि उसने जो है वो जॉब और इनडायरेक्ट लेबर, उसकी जो कैटेगराइजेशन है, जो उसका लेबर टाइम हमने रिकॉर्ड किया है उस एम्प्लॉय के लिए। जॉब 007 के ऊपर उसने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को उसने इन आवर्स में काम किया है, इतने आवर्स। और टोटल आवर्स उसने जो काम किया है इस जॉब के ऊपर 007 के ऊपर उसने 24 आवर्स काम किया है। फिर उसके बाद जो है वो 009 के ऊपर उसने कितना काम किया है पूरे डेज के अंदर, 22.5। और मशीन रिपेयर के ऊपर जो है वो उसने काम किया है। एक तो संडे को उसने मशीन रिपेयर की है, और फिर सैटरडे को भी उसने मशीन रिपेयर्स के ऊपर काम किया है। और इस तरीके से उसने जो समझने के इनडायरेक्ट लेबर बनती है उसकी, जो तो वो जॉब्स के ऊपर काम करेगा वो क्या है उसकी डायरेक्ट लेबर, और जो वो मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस में काम करेगा वो उसकी क्या बनती है, इनडायरेक्ट लेबर। इज इट क्लियर जी? तो इसलिए उसने इनडायरेक्ट लेबर में 10.5 आवर्स काम किया है, और जो टोटल उसके आवर्स बनते हैं पर डे भी हमें गिवन है, और टोटल हमें वीकली भी उसने 57 आवर्स काम किया है। वीकली 57 आवर्स उसने पूरे वीक में इतने घंटे उसने काम किया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट उसने क्या जी, बिकॉज जॉब्स आर रैंडमली स्केड्यूल्ड फॉर ओवर टाइम। ओवर टाइम जो है वो रैंडमली स्केड्यूल होती हैं जॉब्स की ना, कभी किसी जॉब पे ओवर टाइम लगा दिया, कभी किसी जॉब पे ओवर टाइम लगा दिया। अब इसलिए पता नहीं है कि ओवर टाइम पर्टिकुलरली किस जॉब के ऊपर कितना उसने जो है वो लगाया है। एनी ओवर टाइम प्रीमियम इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। इसलिए हमें चूंकि ये मालूम नहीं है कि ओवर टाइम पर्टिकुलरली किस किस जॉब के ऊपर कब कब कितना कितना है, रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आसानी से क्या कर सकते हैं कि ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो किसको चार्ज कर दें, FOH को चार्ज कर दें। जब कोई रिकॉर्ड ना हो कंपनी के पास कि भाई ओवर टाइम पर्टिकुलरली किस जॉब पे लगाया गया है, तो उस सूरत में फिर क्या होता है
हम लोग जो है वो ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज कर देते हैं और या FOH को चार्ज कर देते हैं। तो इस केस में भी हम लोगों ने जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो हमने किसको चार्ज करना है, FOH को। ये मैंने ओवर टाइम प्रीमियम की मैं ऑलरेडी कैलकुलेशंस आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट वीडियोस में आपको करवा चुका हुआ हूँ। बड़े डिटेल में हम लोगों ने जो एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन किया था एक, जिसमें हम लोगों ने पूरी एक्सेल में जो पेरोल वर्कशीट बनाई थी और उसमें हम लोगों ने ओवर टाइम प्रीमियम की कैलकुलेशन भी सीखी थी। प्लस इसके अलावा भी इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन कराए थे जिसमें भी हम लोगों ने ओवर टाइम प्रीमियम की कैलकुलेशन करनी सीखी थी, रेगुलर वेजेस की कैलकुलेशन सीखी थी। तो वही वाली चीजें यहाँ पे भी अप्लाई हो रही हैं, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन के साथ। कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन के साथ कैलकुलेशंस हैं। ओके, कंप्यूट द जॉलीज टोटल अर्निंग फॉर द वीक। हमने टोटल अर्निंग्स, उसकी वीकली टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट नंबर 1। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चले जाते हैं और हम ये देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन को हम लोग किस तरह से लेके चलेंगे। ओके जी, सबसे पहले हम लोग, ये हमारी है एक्सरसाइज E31। एक्सरसाइज E31 है हमारे पास। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, वीकली अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है ऑफ द एम्प्लॉय। वीकली अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय। वीकली अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसकी रेगुलर अर्निंग्स। अब रेगुलर अर्निंग्स बेसिकली देखे बेटे दो तरह की। रेगुलर अर्निंग्स कितनी तरह की हैं, दो तरह की। एक तो वो है जो उसने किन पे काम किया है, जॉब्स के ऊपर, ऐसे ही है कि नहीं। तो जॉब्स के ऊपर जो उसने काम किया है वो क्या है, डायरेक्ट लेबर के हवाले से। इज इट क्लियर जी। मैं इसको ओवरऑल टोटल भी कैलकुलेट करके बता देता हूं कि रेगुलर अर्निंग्स क्या बनेगी। तो उसने टोटल आवर्स कितने काम किया है, 57 आवर्स। या इसको फॉर्मूला भी लिख देता हूं आपको इसके साथ। रेगुलर अर्निंग्स क्या होंगी, आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेगुलर रेट। आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय रेगुलर रेट। अब आवर्स वर्क क्या है उसका, दैट इज 57 आवर्स हैं, और मल्टीप्लाई आप किसको करोगे, रेगुलर रेट कितना है 20 पर आवर्स। तो कितना हो गया उसके पास, रेगुलर अर्निंग्स कितनी बनी है। ये 57 कहां से आया है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दिस इज 57 आवर्स टोटल जो उसने काम किया है पूरे वीक के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेज। उसने टोटल कितने आवर्स काम किया पूरे हफ्ते में, 57 आवर्स। तो यही 57 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 20 के साथ, तो उसके पास जो है वो उसकी रेगुलर अर्निंग्स आ जाएंगी एट रेगुलर रेट। तो ये आ जाएगी जी हमारे पास, कितना आ जाएगी ये 1141,140 इसकी जो है वो रेगुलर अर्निंग्स आ जाएगी। अब ये जो रेगुलर अर्निंग्स हैं इसको आप दो हिस्सों में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें से कुछ क्या है, लेबर, डायरेक्ट लेबर है, और कुछ क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। तो अगर मैं अगर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, दूसरे वे से अगर इसकी कैलकुलेशन करता हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लेबर अर्निंग। डायरेक्ट लेबर अर्निंग्स कितने हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स जो जॉब्स के ऊपर उसने काम किया है, मल्टीप्लाई बाय रेगुलर रेट। वही वाला फॉर्मूला जो मैंने ऊपर इस्तेमाल किया है वही। अब इसमें कितना आ जाएगा जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं जो उन्होंने डायरेक्ट जॉब्स के ऊपर काम किया है। तो आप जरा गौर करें, ये 24 ये हैं और 22.5 ये हैं। तो टोटल कितने बनते हैं, 46.5। इन्हीं को ही आपका यहां पे लिख लेंगे 46.5 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम लोग, 20 के साथ कर देंगे। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे जी रेगुलर, इसको 930 जो है वो हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी, जो उन्होंने जो डायरेक्ट लेबर के तौर पे उसने जॉब्स पे काम किया है। और उसके बाद क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर उसने जो आवर्स लगाए हैं, या इसको आप लोग इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कह सकते हैं।
इनडायरेक्ट लेबर जो है वो कितने हैं जी, इनडायरेक्ट लेबर आवर्स वही डायरेक्ट लेबर आवर्स की तरह से इनडायरेक्ट लेबर आवर्स भी हमारे टेबल में हमें गिवन है। ये मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हैं, कितने आवर्स हैं वो 10.5। इनको आप लोग जो है वो वहां पे यूज कर लेंगे, दैट इज 10.5 मल्टीप्लाई बाय 20 जो कि रेगुलर हैं, तो ये कितना बन जाता है टोटल 210। और आप जब अब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1140 1140। तो इस तरीके से भी वही 1140 की फिगर आ जाएगी। आप इसको एक ही बार में कर लेंगे या दो हिस्सों में अलग-अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, तो बोथ आर इक्वली गुड, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। अब ये वाला जो कैलकुलेशन है ये हमें आगे जाके एक एंट्री के लिए दोबारा से भी इसको करना पड़ना था, तो हम यहाँ पे अगर इसको इस तरीके से कर ले तो एक ही दफा हमारी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। अभी ये तो आ गई रेगुलर अर्निंग्स। अब रेगुलर अर्निंग्स में हम क्या ऐड करते होते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम हम लोग रेगुलर अर्निंग्स में जब ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, टोटल अर्निंग्स आ जाती है। अब ओवर टाइम प्रीमियम बेसिकली हमारे पास दो तरह का है। अब ओवर टाइम प्रीमियम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ओवर टाइम आवर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम रेट। यहां पे मैंने प्रीमियम रेट लिखा है। अब प्रीमियम रेट क्या होगा, रेगुलर रेट मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा परसेंटेज। जो भी रेगुलर रेट होगा उसको जब आप एक्स्ट्रा परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास प्रीमियम रेट आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी, रेगुलर रेट मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा, ठीक है जी, एक्स्ट्रा परसेंटेज आप लिख लें, एक्स्ट्रा परसेंटेज। अब आप ये देखेंगे इसमें चूंकि हमारे पास दो तरह के प्रीमियम है, एक वो आवर्स हैं जो 1.5 गुना पे हो रहे हैं जिसमें हाफ एक्स्ट्रा है, और एक वो आवर्स हैं जो डबल पे कर रहे हैं जिसकी मतलब कि जिसके ऊपर 100% एक्स्ट्रा है। मीन एक तो उनको मिलना ही मिलना था, और जब डबल करेंगे तो क्या होगा, वन टाइम जो है उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। मीन रेगुलर रेट था उसका 20, जब आप उसको डबल करोगे तो अब मजीद उसको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 20 उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ओवर टाइम प्रीमियम पेड 1.5 1.5 जो है, अब उनके ओवर टाइम कितना है जो 1.5 टाइम पे होना है। अब आप जरा गौर करें, हमारे पास जो टेबल दिया गया है उसके अंदर जो भी आवर्स दिए गए हैं वो जरा गौर से देखें कि इसमें से टोटल आवर्स कितने हैं उसके 57, और जिसमें से जो डबल पे होने वाले आवर्स हैं वो कितने हैं 4, जो डबल पेमेंट होने वाले आवर्स कितने हैं 4। तो फिर मुझे ये बताएं कि 57 में से 4 निकल गए तो बाकी कितने रह गए 53, और रेगुलर आवर्स कितने हैं 40। रेगुलर आवर्स कितने हैं 40, मीन एक एम्प्लॉय ने 5 दिन काम करना है, रोज के कितने घंटे काम करना है 8 घंटे काम करना है, तो कितना उसका रेगुलर टाइम बनता है 40 आवर्स। तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि ओवर टाइम आवर्स कितने हैं। तो ओवर टाइम आवर्स को कैलकुलेट करने के लिए जैसे यहां पे इसकी कैलकुलेशन में अगर यहां पे लिखने के लिए मैं नीचे करता हूं टोटल आवर्स माइनस डबल रेट आवर्स माइनस रेगुलर आवर्स। टोटल आवर्स कितने थे बेटे, डबल रेट आवर्स कितने थे 4, और रेगुलर आवर्स कितने थे 40। तो अब आप करो जरा इसको, 57 में से 4 माइनस 40 करेंगे तो कितने रह गए बेटे 53 में से 40 निकालेंगे तो बेटे 13 आवर्स ऐसे हैं जो कि क्या होने हैं पेड 1.5 होंगे। मीन 13 घंटे ऐसे उसने काम किया है जो किस रेट पे होने हैं 1.5 पे। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमने कहा जी ओवर टाइम है जो 1.5 के ऊपर पे होना है वो है 13 आवर्स,
और उसका जो रेगुलर रेट है वो कितना है 20, और उनको जो एक्स्ट्रा पे करना है वो कितना एक्स्ट्रा पे करना है 50%। कितना एक्स्ट्रा पे करना है बेटे 50%। रेगुलर कितना है 1 और एक्स्ट्रा कितना है आधा, तो आधा कितना बनता है 50%। तो 50% हम उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम के तौर पे कर रहे हैं, तो दैट वुड बी कॉल्ड प्रीमियम। इज इट क्लियर जी? समझ के बात को? तो अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, ऐसे ही है ना? तो 13 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 130 तो आ गया ये वाला ओवर टाइम प्रीमियम, जो रेगुलर डेज में वो ओवर टाइम करेगा और उसको 1.5 पे होगा। अब इसका जो दूसरा पोर्शन है वो क्या है, जो वो वाला टाइम जो वो संडे को लगाता है, ऐसे ही कि नहीं? ओवर टाइम प्रीमियम ऑफ संडे, ओवर टाइम प्रीमियम ऑफ संडे। अब संडे को उसने कितने घंटे काम किया है 4, और मल्टीप्लाई बाय उसको आप लोग रेट किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 20, और 20 का आप क्या करोगे 100% एक्स्ट्रा, कि नहीं? मीन आप ये कह रहे हो कि आप उसको रेगुलरली पे करते हो 20, तो जब आप लोग उसको डबल करोगे तो मीन 100% बोनस दोगे ना उसको, 100% प्रीमियम दोगे, मीन 20 और दे दोगे, तो फिर वो आपका जब आप 100% से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा उसका प्रीमियम का रेट आ जाएगा। तो आप उसको प्रीमियम कितना दे रहे हो, डबल का मतलब क्या है कि आप पहले उसको 20 दे रहे हो, डबल जब आप करोगे तो आप उसको क्या दोगे 40 दोगे, तो जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो आप क्या कर लोगे यहाँ पे लिख लोगे। तो अगर आप लोग सिंपली लॉजिकली सोचेंगे तो आप 20 एक्स्ट्रा दे रहे हो तो एक्स्ट्रा 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आप अदरवाइज आप जनरल फॉर्मूला के तहत करते हैं तो फिर आप क्या करोगे यहाँ पे 100% लिख दो। अगर उसको कहता है जी नहीं उसको 3 गुना मिलेगा, कितना मिलेगा, मीन छुट्टी वाले दिन वो काम करेगा तो कितना मिलेगा, संडे को काम करेगा तो डबल मिलेगा, और अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाएगी मीन ईद वाले दिन काम करेगा तो 3 गुना मिलेगा। तो फिर एक्स्ट्रा कितना पड़ेगा, नहीं 3 गुना एक्स्ट्रा कितना मिलेगा 200%, 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे ना। अगर रेगुलरली उसको 1 रुपया मिलता है तो ईद वाले दिन काम करने के कितने मिलेंगे 3 रुपए, तो कितने एक्स्ट्रा मिले 2 रुपए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 200% एक्स्ट्रा मिलेगा ना। नहीं बात समझ आ रही? देखो बेटे अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर वो रेगुलर डे में काम करेगा तो उसको 1 रुपया मिलता है, गेटिंग, और अगर वो संडे को काम करता है तो उसको 2 रुपए मिलते हैं, तो कितना इंक्रीज कितनी हुई 100%। इज इट क्लियर? और अगर वो ईद वाले दिन काम करता है तो उसको 3 गुना मिलता है, तो इंक्रीज कितनी हुई 200%। 2% नहीं 200%। 200% का मतलब क्या है 2 टाइम्स, 200% का मतलब क्या है 2 टाइम्स, और 100% का मतलब क्या है 1 टाइम। तो मैंने यहाँ पे 100% लिख लो या 1 लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 100%, परसेंट का मतलब क्या है 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 100 क्या आएगा जवाब 1 ही आएगा ना। तो मीन आप क्या उसको एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो 1 टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हो, 1 टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज आप 100 सब के साथ मल्टीप्लाई कर लें। और अगर आप उसको कहते हैं जी आप 75% एक्स्ट्रा दे रहे हो, 1.5 गुना नहीं दे रहे, 1.25 गुना दे रहे हो, ठीक है ना, 2.5 गुना दे रहे हो, 2.5 गुना में कितना एक्स्ट्रा है 150% या 1.5, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। इज इट क्लियर? समझ आ रही बात की? तो बेसिकली बेसिक लॉजिक याद रखा करें, और उसके ऊपर जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है आप उसको अप्लाई कर दें, ठीक है? क्वेश्चन को मत रट्टा लगाएं, क्वेश्चन को मत मेमोराइज करें, आप क्या करें बेसिक लॉजिक को समझें। मैं कोशिश करता हूं बेसिक लॉजिक समझा दूं, चाहे जो मर्जी जिस तरह मर्जी का क्वेश्चन हो आप उसके अंदर पुट करें, आपका जवाब आ जाएगा। ओके, तो अभी आपके पास ये क्या आएगी फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 20 80। तो अब आप ये देखो जी टोटल प्रीमियम कितना हो गया, ओवर टाइम प्रीमियम इज इक्वल टू 130 प्लस
80 तो कितना आ गया 210। क्लियर है? तो हम लोगों ने पहले सवाल का जो जवाब देना था वो ये था कि व्हाट इज द टोटल अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय, वीकली अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय। अब हम लोग इस सवाल का जवाब देने के काबिल हो जाते हैं कि हमारे पास टोटल अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय क्या है। टोटल अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय, टोटल वीकली अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय क्या है जी? डायरेक्ट लेबर कितनी आती है जी? डायरेक्ट लेबर अर्निंग्स 930, इनडायरेक्ट लेबर अर्निंग्स 210 और ओवर टाइम प्रीमियम जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 210। तो टोटल हमारे पास कितना बनेगा? टोटल अर्निंग्स कितनी आ गई? इज इक्वल टू 1350। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? क्लियर है? ओके। अब इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे जाते हैं और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखते हैं जी कि वो क्या है। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जॉलीज टोटल अर्निंग्स। जो टोटल अर्निंग्स थी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन दें भी, वो कहां कहां पे किस किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो ये हम लोगों ने टोटल अर्निंग्स दी थी और ये वाली जो बेसिकली है, ये वाली जो कैलकुलेशन है वो इसीलिए मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया कि मैंने ये वाली एंट्री जब करनी थी तो मुझे फिर ये वाली काम करना पड़ना था। अगर मैं पहली लाइन में लिख लेता ना टोटल अर्निंग्स कितनी थी 57 मल्टीप्लाई बाय 20 रेगुलर अर्निंग्स प्लस इसमें ओवर टाइम प्रीमियम की ये 210 की फिगर जो है वो 130 एंड 180 की कैलकुलेशन करके ऐड कर देता तो फिर भी आ जाती। लेकिन जो 1140 थी उसमें से भी चूंकि मैंने कुछ डायरेक्ट थी और कुछ इनडायरेक्ट थी तो उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी करना था इस एंट्री के लिए। तो अब हमारे पास चूंकि सारी कैलकुलेशन वर्किंग्स आ गई हैं, अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। तो आप लोग अब इसकी बी रिक्वायरमेंट है, तो बी रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने चूंकि इसकी एंट्री करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस। अब वर्क इन प्रोसेस जो तो उसने जॉब्स पे आवर्स लगाए हैं और जो अर्निंग उसकी जॉब्स के ऊपर बनती है वो हम किसको चार्ज कर देंगे, वर्क इन प्रोसेस को। तो वहां पे हम लोगों ने अपने अभी पिछले वाले टेबल में ये कैलकुलेट किया है, कितनी आती है जी ये वर्क इन प्रोसेस को जो हमने चार्ज करनी है, दैट इज 930। इज इट क्लियर जी? तो इसी लिहाज से मैं क्या करूंगा, वर्क इन प्रोसेस को 930 से मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। और मैं क्रेडिट किसको करूंगा, ठीक है, सॉरी अभी डेबिट और होने हैं। डेबिट में मुझे जो इनडायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट आवर्स है या रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो मैं किसको चार्ज करूंगा, FOH को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा FOH के अकाउंट को और आगे ब्रैकेट में लिख दूंगा मेंटेनेंस। यहाँ पे मैं मेंटेनेंस को, FOH को, मेंटेनेंस को कितनी चार्ज कर रहा हूं, 210। इज इट? ये इनडायरेक्ट लेबर है। और तीसरी चीज मैं FOH को क्या चार्ज करूंगा, ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो मैं अदा कर रहा हूं वो है 210। ये भी मैं इसको डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट क्या करूंगा, पे रोल के अकाउंट को मैं क्या कर देता हूं, पे रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा और इसकी अमाउंट क्या आएगी 1350 और ये वाला मैं क्या कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की अर्निंग को मैं क्या, सॉरी गलत लिख दिया। ये रिकॉर्डिंग अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, ये क्या है, रिकॉर्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल, क्लियर है जी? ये हम लोग पेरोल जो उसने कमाया है, उसने कितना उसमें प्रोडक्शन के ऊपर काम किया है वो हम वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करेंगे। जितना उसने काम किया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के ऊपर वो हम लोग
FOH को चार्ज करेंगे, और जितना उसने ओवर टाइम के बाद उसने एक्स्ट्रा उसको पे करना पड़ा है हमें ओवर टाइम की वजह से, वो हम किसको चार्ज करेंगे, वो भी FOH को चार्ज करेंगे। तो हम लोगों ने इन तीनों हेड्स को अलग-अलग से यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस तरीके से हम लोग जो है वो ये वाला सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद जब हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2 है, विच इज आल्सो रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 से ही रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 2 है। मैं आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 2 शेयर करने जा रहा हूं। अब आप जरा गौर से देखें जी, एक्सरसाइज नंबर 2 में हमें उन्होंने ये कहा, using the earning data developed in 3.1 and assuming that this was the first week। क्या अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि ये फर्स्ट वीक है, और फॉर ए जॉली विद पिट्सबर्ग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। अब ये चूंकि फर्स्ट वीक है तो इसलिए इसकी पिछले वाली जो एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स थी, जो पिछले वीक्स में इकट्ठी हुई थी, वो कोई भी नहीं थी, जीरो थी। फर्स्ट वीक में तो अभी जीरो अर्निंग्स है ना उसकी पिछले वाली, तो ये पहली ही अर्निंग थी उसकी। तो इस वक्त तो उसके जो वीक्स पेरोल और पेमेंट ऑफ पेरोल की एंट्री करें। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। डेटा वही हम लोगों ने यूज किया और उसकी हम लोगों ने अर्निंग्स को कैलकुलेट भी किया हुआ है। तो ये हम लोग जो है वो एक नए पेज के ऊपर कर लेते हैं जी। एक्सरसाइज कौन सी है जी, 3.2, और इसके ऊपर हम लोगों ने ए पार्ट क्या करना है इसका, कि हम पे रोल को रिकॉर्ड करेंगे। तो याद रखें जी, पे रोल को रिकॉर्ड करने की जो एंट्री होती है वो क्या करते हैं हम लोग, पे रोल अकाउंट डेबिट। पे रोल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और कितनी अमाउंट से करोगे, जो उसकी अर्निंग्स होंगी। तो कितनी अर्निंग्स थी उसकी वीक में, 1350, और इसमें से डिडक्शंस माइनस होती है। डिडक्शंस हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग पे रोल की एंट्री करते हैं तो याद रखिएगा, हमेशा जब भी पे रोल को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें से एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन होती हैं, जो एम्प्लॉय की डिडक्शंस होती हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस टेक्स्ट के अंदर, इस बुक के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर जो हमें एम्प्लॉय की डिडक्शंस दी गई हैं वो क्या हैं, एक तो है जी FICA टैक्स पेएबल, गॉट माय पॉइंट जी, ओके। और फिर दूसरा क्या है, जो एम्प्लॉय से लिया जाता है वो है इनकम टैक्स पेएबल। ये दो डिडक्शन जो है वो एज पर दिस टेक्स्ट बुक वो किससे होती हैं, एम्प्लॉय से। अब ये FICA टैक्स होता है जी 8%। FICA टैक्स क्या होता है, FICA 8% होता है ऑन फर्स्ट 100,000। ये 1 लाख, पहले 1 लाख के ऊपर कितने परसेंट, 8% होता है। ये हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है, आल्दो इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, सही है, लेकिन एक्सरसाइजेस के शुरू में उन्होंने सारे टैक्स रेट्स बता दिए गए हैं और एक स्टेटमेंट दे दी है कि तमाम एक्सरसाइजेस और प्रॉब्लम्स के ऊपर ये वाले टैक्स रेट्स लगेंगे। अब एग्जामिनेशन में क्या होगा, या एग्जाम में क्या हो सकता है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन के अंदर ये इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी कि कौन से टैक्सेस होंगे और क्या रेट्स होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, इस टेक्स्ट बुक के मुताबिक तो ये है, पहले हम लोग ये एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इजाफी बात बताता हूँ कि अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हो तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं। क्लियर है, ओके जी। अब ये 8% आ चुके, वो 1 लाख तक की अमाउंट के ऊपर लगना है। तो चूंकि ये पहला ही वीक था, अभी उसने जो कमाए हैं वो कितने हैं, 1350। ये तो 1 लाख से बहुत अभी नीचे हैं, इसलिए इन सब के ऊपर टैक्स लगेगा। कब नहीं लगेगा, जब 1 लाख से बढ़ जाएगी उसकी अर्निंग्स। हम आगे क्वेश्चन करेंगे इस तरह का भी कि जब उसकी 1 लाख से एक्सीड कर रही होगी तो तब हम लोग क्या करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी क्वेश्चन को लेके, इसी वाले सवाल को लेके मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज बताने जा रहा हूं आज के क्वेश्चन में, ठीक है, ओके। अब ये आप लोग करोगे क्या, 1350 का 8%, 1350 का 8% कितना बनता है जी, 108। कितनी अमाउंट बन गई, 108। और आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इनकम टैक्स जो है वो है जी 10%। इनकम टैक्स की परसेंटेज क्या दी हुई है, 10%। ये डिफरेंट भी हो सकती है, ये 15% भी हो सकती है, ये 5% भी हो सकती है,
डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन। अगर ये डिफरेंट है तो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि ये परसेंटेजेस कहां से आ रही हैं। इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोगों ने कहां से फॉलो करनी है, एक्सरसाइजेस के शुरू में हमें जो टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने डेटा दिया हुआ उसके मुताबिक। ओके जी, अब 1350 का आप 10% लोगे तो क्या बनेगा 135। इज इट क्लियर? अब ये डिडक्शंस हो गई, अब हमने एम्प्लॉय को पे कितना करना है, कितना है जो हम लोगों ने इन दोनों को 1350 में से माइनस कर दिया, मीन उसके टोटल उसने कितने कमाए 1350, उसमें से हम लोगों ने काट कितने लिए 108 एक काटे, 135 एक काटे, अब उसको अदा कितने करने हैं, उनको हम कहेंगे क्या, वेजेस पेएबल। तो कितने अदा करने हैं जी हमने, 1107 और इसकी नरेशन आप क्या लिखोगे, रिकॉर्डिंग द अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की अर्निंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, या रिकॉर्डिंग द पे रोल, इतना भी आप लिख दें काफी। क्लियर है जी? और उसके बाद अब बी पार्ट क्या है, पेमेंट ऑफ पे रोल। तो पेमेंट ऑफ पे रोल के क्या करोगे, जो वेजेस पेएबल आपने क्रेडिट किए थे इसको आप डेबिट कर दोगे, वेजेस पेएबल आप डेबिट कर देंगे और कैश को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट लिखेंगे 1107 और 1107 की अमाउंट के साथ जो है वो ये आपको पास इस तरह से इसकी पेमेंट ऑफ वेजेस आ जाएंगे। और आप इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, वेजेस ऑफ एम्प्लॉय पेड, वेजेस ऑफ एम्प्लॉय पे हो गए हैं। तो दीज आर द टू सिंपल एंट्रीज इन दिस सिनेरियो, इस वक्त जो हम लोगों ने किए हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग इनकी वेजेस की जो डिडक्शंस हैं वो क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, वो डिफरेंट हैं। मैंने वैसे तो आप लोगों के साथ जो कुछ वीडियोस शेयर की थी एम्प्लॉयर टैक्सेस के हवाले से, उसमें भी आप लोगों को बताया है कि कौन कौन से एम्प्लॉयर के टैक्सेस हो सकते हैं जो कि डिडक्ट एम्प्लॉयर पे करता है एम्प्लॉय के हवाले से। और मैंने एम्प्लॉय की भी डिडक्शंस आप लोगों को बताई थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी एग्जाम्पल दे देता हूं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारी तनख्वाह में से क्या क्या चीजें कटती हैं। तो यहाँ पे मैं दो पोर्शन बनाता हूं आपको समझाने के लिए। एक है जी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय डिडक्शंस, एम्प्लॉय की डिडक्शंस क्या होती हैं, और एम्प्लॉयर टैक्सेस क्या हो सकते हैं। एम्प्लॉयर भी तो टैक्स पे करता है ना, एम्प्लॉयर भी तो बेनिफिट देता है एम्प्लॉय को। अच्छा, नंबर 1 पहले नंबर पे जो एम्प्लॉय की डिडक्शन होती है वो होती है जी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज बेसिकली अ प्रोग्रेसिव टैक्स। जो कम इनकम होगी तो कम लगेगा, ज्यादा इनकम होती जाएगी तो उसका परसेंटेज बढ़ती जाएगी, ज्यादा लगता जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, एग्जांपल है, तो मेरी इनकम के ऊपर जो है वो 10% टैक्स लगता है, और जब मेरी हायर स्लैब्स में चले जाएगी तो फिर वो 12.5% लग जाएगा या 15% लग जाएगा, इवन 20% लग जाएगा, 30% भी लग जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट परसेंटेजेस हो सकती हैं टैक्स के हवाले से। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 जो डिडक्शन आती है जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में होती है, जो हम लोग, मैं अपनी अपनी अगर एग्जांपल देता हूं तो वो होती है जी EOBI, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन टैक्स कंट्रीब्यूशन। ये नॉर्मली जो है वो हमारी तनख्वाह में से एक एब्सोल्यूट अमाउंट काटी जाती है, दैट इज ऑलमोस्ट आई डोंट थिंक माइट बी ₹120, 120 रुपए तकरीबन जो है वो हमारी तनख्वाह में से काट लिए जाते हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैंने देखा नहीं है, पहले वो शायद 80 रुपए थे, शायद फिर अभी 100 है या 80 है या 90 है या 100 है, 120 है, वट एवर इट इज। नंबर 3 वो होता है जी हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम।
जिसको हम लोग तकाफुल कहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी तनख्वाह में से काटा जाता है, दैट इज 0.05%, नहीं 0.05 नहीं है, 0.5%। आई डोंट नो, शायद ये 0.05% है, 0.05%। 0.05% इंप्लॉय की तनख्वाह में से क्या किया जाता है, क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे काटा जाता है। तो ये भी क्या है, एक इंप्लॉय की डिडक्शन होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 4 जो इंप्लॉय की डिडक्शन होती है इसको कहते हैं जी सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड जो है वो तनख्वाह में से काटा जाता है 0.5%। 0.5% ऑफ द सैलरी जो है वो, बेसिक सैलरी जो है वो क्या किया जाता है, इसको काटा जाता है। इसी का ही दूसरा नाम प्रोविडेंट फंड भी होता है। प्रोविडेंट फंड भी उसके डिफरेंट रेट्स हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक होता है, तो इसके लिहाज से ये भी हो जाता है। अच्छा, ये तो वो वाले थे। अच्छा, एक और टैक्स होता है जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंप्लॉय से काटा जाता है, इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी की भी कंट्रीब्यूशन जो है वो बाज़ इंप्लॉय से ली जाती है, लेकिन बाज़ इंप्लॉय से नहीं ली जाती है, सिर्फ इंप्लॉयर देता है। क्या करता है, सिर्फ इंप्लॉयर। अब इंप्लॉयर साइड पे आ जाएंगे। अब इंप्लॉयर क्या क्या देता है। नंबर 1, EOBI इंप्लॉयर पे करता है। अगर इंप्लॉय 120 पे करता है तो इंप्लॉयर तकरीबन कोई 400 या 480 के करीब जो है वो पर मंथ अदा करता है। ये दिस इज पर मंथ। और तकरीबन हम सपोज क्या देते हैं ये ₹480 पर मंथ जो है वो इंप्लॉयर पे करता है पर इंप्लॉय। क्लियर है जी। फिर उसके बाद नंबर 2, तकाफुल इंप्लॉयर भी पे करता है। तकाफुल शायद इंप्लॉयर जो है वो शायद 0.45% या समथिंग कोई इसी तरह की 0.5% की जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो इंप्लॉयर भी अदा करता है हर एक इंप्लॉय की मद में। उसके बाद नंबर 3 पे सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी भी एक खास जो अमाउंट है रुपीज समथिंग, मुझे नहीं पता कितनी अमाउंट है क्योंकि ये मेरी तनख्वाह से नहीं कटती, ये उन एम्प्लॉइज की तनख्वाह से कटती है जिनकी एक स्लैब तक तनख्वाह होती है। मीन 18,000 या जो मिनिमम वेज है ना, जैसे 20,000 मिनिमम वेज है गवर्नमेंट की तरफ से, जिनकी तनख्वाह वो होती है या उतनी होती है या उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, उनका ये सोशल सिक्योरिटी कटता है। इसमें इसके बेनिफिट्स होते हैं, सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल में जाके आप इलाज करवा सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी वाले जो है वो बच्ची के जहेज की जो है वो करते हैं। वफात के ऊपर जो है वो कफन दफन का खर्चा भी देते हैं। तो इस तरह के बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर ना, जो कि एम्प्लॉइज को मिलते हैं ऑन सर्टेन एमरजेंसीज। या अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट की सूरत में अगर कोई अपाहज हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो उसको फिर जो है वो उसका जो रेम्युनरेशन मिलता है उस हवाले से। ओके, नंबर 4 जो एम्प्लॉयर देता है हमारे बिहाफ के ऊपर, वो क्या हो सकता है जी के EOBI भी आ गई, सुपर एनुएशन। अच्छा, सुपर एनुएशन 0.5% इंप्लॉयर भी पे करता है। जितना इंप्लॉय पे करता है उतना ही इंप्लॉयर भी पे करता है। सो सम आर एग्जांपल्स ऑफ टैक्सेस इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट। तो याद रखिएगा, जो कुछ टैक्स होते हैं जो इंप्लॉय पे लगते हैं और वो इंप्लॉय की तनख्वाह में से कटते हैं, डिडक्ट होते हैं, उनको हम लोग इंप्लॉय डिडक्शंस बोलते हैं। और जब भी पे रोल बनती है तो उसकी इंप्लॉय की तनख्वाह में से वो तमाम चीजें कट के उसके अकाउंट में उसको जो पे किया जाता है वो नेट वेजेस पे किया जाता है। इज इट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल जो दी है या समझाने के लिए जो दिया है वो है FICA टैक्स है या इनकम टैक्स है। तो मैंने यहाँ पे 5 टैक्सेस की लिस्ट दी है आपको, ये भी हो सकते हैं। तो सवाल तो किसी भी तरीके से बन सकता है ना।
आपको बेसिक लॉजिक याद रखना है कि कितना टैक्स जो है वो क्या रेट दिया गया है और उसकी वो किसको लगेगा। स्टेटमेंट में लिखा होगा ये किसको लगेगा। इज इट क्लियर? ये सिर्फ एम्प्लॉय को लगेगा या एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों को लगेगा या सिर्फ एम्प्लॉयर को लगेगा। इज इट क्लियर? ओके, अब हम बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक्सरसाइज जो है वो E3 7 है या 8 है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। या मैं इसी तरह से कहता हूं कि एक्सरसाइज जो E3-1 था उसके डेटा को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। एक्सरसाइज 3-1 के डेटा को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने E2 में हमने क्या किया था कि ये उसका अज्यूम क्या किया था कि ये फर्स्ट वीक ऑफ अर्निंग था, ये पहला वीक था। अब हम ये क्या करते हैं कि उसकी वीकली अर्निंग्स कितनी है जी, 1350 एंड टिल डेट अर्निंग्स जो है वो एक एम्प्लॉय की भी आज तक, ये पहला वीक नहीं है, हम कहते हैं जी दरमियान में आ गया सिचुएशन। अब टिल डेट जो उसकी अर्निंग है हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, टिल डेट उसकी अर्निंग जो है वो क्या है, वो है जी 6200। आज तक उसने कितनी एम्प्लॉय ने कितना कमा लिया हुआ है, 6200। अब हम लोग जो है वो उसके एम्प्लॉय की पे रोल की एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि क्या बनती है सिचुएशन। तो हम लोग पे रोल की जब हम एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे, पे रोल अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? समझ आ रही बात की? ओके, और फिर उसके बाद जो है वो, अच्छा इससे चले हम लोग ये पहले कर लेते हैं। पे रोल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से, 1350 से, और FICA टैक्स पेएबल डेबिट। अब चूंकि इसकी अर्निंग कितनी है 6200 और प्लस इसमें ये करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी 7350। इज इट क्लियर? बात समझ गए ना? लेकिन ये अभी भी 1 लाख तक तो नहीं पहुंची है, समझ रहे बात को? तो इसलिए अब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी उसने इस हफ्ते में कमाई की है सब पे टैक्स लगेगा, ऐसा ही है। तो इसलिए इसका कितना टैक्स बनेगा, 1350 का 8%, तो वही बनेगा 108। और दूसरा क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना बनेगा 135, 10% के लिहाज से। और वेजेस पे एबल आ जाएंगे क्या जी, 1107 उसके वेजेस पे एबल आ जाएंगे। इस तरीके से अब आप देखें, हमने कहा कि ये उस वक्त तक टैक्स लगता रहेगा या उसी तरीके से टैक्स लगेगा जब तक उसकी अर्निंग कितनी हो जाएगी, 6200 है ना। अब ये 1 लाख तक अभी नहीं पहुंची है तो अभी तक उसको फिर ये टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, अभी थोड़ा सा सिनेरियो हम चेंज करेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इसकी देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने ये वाला जो पिछला क्वेश्चन किया था, ये हम लोगों ने एंट्री की थी ना, ये वाली पे रोल की। अगर मैं इसकी तीसरी एंट्री अपने पास से बनाने की कोशिश करता हूं और मैं अपने पास से आप लोगों को एक रिक्वायरमेंट देता हूं जी, हमने सी करना जी, एम्प्लॉयर टैक्सेस भी कैलकुलेट करें, एम्प्लॉयर टैक्सेस भी रिकॉर्ड करें। जब आप एम्प्लॉयर टैक्सेस रिकॉर्ड करोगे तो इस बुक के मुताबिक जो एम्प्लॉयर के टैक्सेस हमें दिए गए हैं वो क्या है, एक तो FICA टैक्स लगता है उसके ऊपर, कितने परसेंट, 8%। एक FUTA लगता है कितने परसेंट, 1%। और एक SUTA लगता है कितने परसेंट, 4%। और इसकी लिमिट क्या है, 1 लाख। और इन दोनों की लिमिट क्या है, 8000। इनकी 8000 लिमिट है और इनकी क्या है, 1 लाख लिमिट है। अब अगर मैं इसी वाले ही क्वेश्चन का एम्प्लॉयर का टैक्स जो है वो रिकॉर्ड करता हूं, सी पार्ट इसका करता हूं, मेरे ख्याल से ये सी पार्ट इसका है भी, कि जो भी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका सी पार्ट भी है। अगर मैं इसके सी पार्ट की बात करता हूं तो वो ये कहता हूं जी कि इसमें कितने टैक्सेस लगेंगे इसको। अच्छा, जो एम्प्लॉयर के टैक्सेस होते हैं, चूंकि ये एक फैक्ट्री का एम्प्लॉय है
और फैक्ट्री के एम्प्लॉय के जो भी एम्प्लॉयर टैक्स पे करता है वो फैक्ट्री का खर्चा होता है, और फैक्ट्री के खर्चे को हम लोग किसको डेबिट करते हैं, FOH के अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं। ओके, FOH के अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट क्या करते हैं, जो जो टैक्सेस हैं वो क्रेडिट कर देते हैं। अब आप जरा गौर करें कि क्रेडिट किसको करेंगे, सबसे पहले FICA क्रेडिट करेंगे, फिर उसके बाद SUTA क्रेडिट करेंगे, और फिर जगह कोई नहीं हो चले अच्छा जी, एक मिनट है जी, जगह बना लेते हैं। FOH के अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, FICA टैक्स पेएबल को आप क्रेडिट करेंगे, फिर FUTA पेएबल आप क्रेडिट करेंगे, SUTA पेएबल आप क्रेडिट करेंगे, और इनकी अमाउंट्स क्या लिखेंगे, तो जाहिर है हम लोग ये देखेंगे कि क्या वो स्लैब तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अभी वो चूंकि पहला वीक है इसलिए किसी भी स्लैब तक वो नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1350 का 8%, तो ये आ जाएगा 108, 1350 का 1% तो कितना आ जाएगा 13.5 के 1.35, 13.5, 1350 का 1% क्या आएगा 13.5, और उसका जो है वो 1350 का 4% करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 53 के 54 ही आ जाएगा। और इन सब का टोटल करेंगे तो डेबिट कर देंगे, या इसका शॉर्टकट क्या है कि इन टैक्सेस को टोटल करें, कितने टैक्स टोटल बनते हैं 13%, तो 13% को आप मल्टीप्लाई कर दें 1350 के साथ, 1350 का 13% लें कितना बनता है 1350 का 13% करेंगे तो क्या बनेगा 175.5 आ जाएगा। इन सब को प्लस करोगे तभी भी ये आएगा, और अगर इनको आप लोग उस तरीके से करेंगे तो आप लोग 13% से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी भी आपके पास यही वाला आंसर आ जाएगा। ओके जी, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जी कि ये हम लोगों ने कहा जी कि ये तो उसके हमने इस सिनेरियो के मुताबिक ये हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली। अब हम कहते हैं जी इसकी पेमेंट ऑफ वेजेस की एंट्री क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे वेजेस पेएबल को आप डेबिट कर दोगे, सपोज बी पार्ट है इसका, वेजेस पेएबल आप डेबिट कर देंगे, जो आपने क्रेडिट किया था पहले 1107 को, और कैश को आप क्रेडिट कर देंगे 1107 के साथ, तो ये पेमेंट ऑफ वेजेस है, वेजेस पेड। अब हम लोग एम्प्लॉयर के टैक्सेस की एंट्री अगर हम करते हैं इस सिनेरियो के अंदर, तो आप जरा गौर करें कि हम लोग सबसे पहले किसको डेबिट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे जी FOH के अकाउंट को डेबिट करेंगे, FOH अकाउंट डेबिट, और इसकी फिगर कैसे निकालनी है कि जो भी आपके क्रेडिट्स आएंगे उन सबको प्लस करोगे तो डेबिट आ जाएंगे, सिंपली आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, ये एम्प्लॉयर के टैक्सेस के हवाले से बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है जी कि आप लोगों ने जो एम्प्लॉयर के टैक्सेस है, पहले क्या है FICA टैक्स पेएबल, फिर क्या है FUTA टैक्स पेएबल और SUTA टैक्स पेएबल, ये तीनों पेएबल आएंगे। ओके, अब इनकी अमाउंट्स क्या आएंगी, FICA टैक्स है क्या 8%। अब चूंकि इसकी सैलरीज जो अर्निंग्स बनती हैं वो भी 1 लाख से बहुत नीचे हैं, तो इसलिए इसकी फुल अमाउंट के ऊपर 8% लगेगा, और वो है 108। इनको अगर हम लोग प्लस करते हैं 1350 को और 6200 को, तो ये बनता है 7550। अब ये 8000 से अभी क्या है लेस है, नीचे है, इज इट क्लियर। तो इसलिए यहां पे भी क्या अमाउंट बनेगी, फिर 1350 पे ही टैक्स लगेगा, तो 1350 का 1% करेंगे तो क्या आएगा 13.5,
और फिर ये भी 1350 पे ही लगेगा, तो 13.5 का 4% लेंगे तो क्या आ जाएगा 54, और जब आप इन सबको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 175.5 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो ये एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस की एंट्री हो जाएगी। ओके, इसकी हाँ जी जी, वो इसलिए लगा रहे हैं कि ये इसके ऊपर हमने अज्यूम ये किया है कि ये उसके पिछले वीक्स की अर्निंग थी, वो जिस पे टैक्स लग चुका हुआ है। हम तो इस वीक की अर्निंग की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इस वीक में उसने कितना कमाया है 1350, ये वजह है। ओके जी, अब हम लोग सिनेरियो को थोड़ा सा मजीद चेंज करते हैं, सिनेरियो को थोड़ा सा मजीद चेंज करते हैं। हमने कहा कि उसकी जो वीकली अर्निंग्स थी वो थे जी 1350, क्लियर है, और उसकी जो प्रीवियस अर्निंग्स थी वो थी जी 7,800। उसकी जो प्रीवियस अर्निंग्स थी वो कितनी थी 7,800। अब इस सिचुएशन में हम लोग उसके क्या एंट्रीज करेंगे, ए एंट्री क्या बनेगी इसकी, सबसे पहले पेरोल की एंट्री है, तो पेरोल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से 1350 से, और क्रेडिट किसको करेंगे, पहला FICA टैक्स पेएबल और फिर इनकम टैक्स पेएबल। अब चूंकि इसकी जो टोटल अर्निंग्स बनती हैं इन दोनों को मिला के वो कितनी बनती है 9,150। समझ आ रही बात की, मीन हमने 7,800 प्रीवियस अर्निंग थी, इस वीक में उसने 1,350 कमाया है, टोटल बन गए उसके 9,150। तो इनको हम लोग क्या करेंगे टोटल कर लेंगे, तो ये अब ये देखें ये 8,000 की लिमिट क्रॉस कर गया, तो FUTA और SUTA के ऊपर तो इफेक्ट करेगा ये, लेकिन FICA टैक्स के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी ये 1 लाख से अभी बहुत नीचे है, कम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे FICA टैक्स क्या आएगा 1350 का कितने फीसद 8%, 8% ऑफ 1350। मीन इस वीक की अर्निंग की आपने डिडक्शंस करनी है, पिछले वाली वीक्स की तो पिछले वीक्स में हो चुकी हुई थी ना, वो तो हम लोगों ने ये ज्यूम किया तो उसके टैक्सेस ऑलरेडी कैलकुलेट होके पे हो गए हुए थे या कैलकुलेट होके रिकॉर्ड हो चुके हुए थे। ओके, यस यस, देखने के लिए जरूर करेंगे, मैं अभी आपको बताता हूं, अभी आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके, और ये कितना आ जाएगा 135, और वेजेस पेएबल आ जाएगा 1107। इसी तरीके से ये एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री क्या करते हैं हम लोग, बी एंट्री करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस की, तो आप क्या करोगे वेजेस पेएबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश को आप क्रेडिट कर देंगे 1107 के साथ। अब आ जाता है जी सी पार्ट पेरोल टैक्सेस, एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस। अब एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस को आप डेबिट किसको करोगे FOH के अकाउंट को आप डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट क्या करते हैं जो जो टैक्स लगेंगे और जितनी जितनी अमाउंट पे लगेंगे। अब सबसे पहले क्या लगता है FICA टैक्स पेएबल, फिर क्या है जी FUTA और SUTA, ये 3 टैक्सेस जो है वो एम्प्लॉयर के लग रहे हैं। अब आप जरा गौर करें जी कि FICA टैक्स की जो स्लैब है या थ्रेशोल्ड है वो है 1 लाख। अब इसकी जो टोटल अर्निंग इंक्लूडिंग दिस वीक अर्निंग बनती है वो बनती है 9,150। अब इसका मतलब है ये तो भी 1 लाख से बहुत नीचे है, तो इसलिए 1350 के ऊपर ही इसका क्या लगेगा टैक्स लगेगा। तो 1350 का आप लोग निकालोगे कितने परसेंट 8%, तो आपके पास आ जाएगा 108। लेकिन यहाँ पे FUTA सिर्फ किस पे लगना है 8,000 तक की अमाउंट के ऊपर,
एक्स्ट्रा जितना भी होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर जी? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसकी जो सैलरीज या अर्निंग्स बन गई हैं वो कितनी बन गई है 9150। अब इसमें से अगर आप 8000 को माइनस करोगे तो ये बनेगा 1150 की जो फिगर है ये एक्स्ट्रा हो गई है, ये 8000 से ऊपर चली गई है। इसका मतलब है ये क्या हो गई है, एग्जेम्प्ट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल उसने कमाए थे 1350, उसमें से 1150 एग्जेम्प्ट हो गए, तो फिर टैक्सेबल कितने होंगे? टैक्सेबल होंगे सिर्फ और सिर्फ कितने जी? 1350 माइनस 1150, सिर्फ कितने आ जाएंगे जी? 200 उसके सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल बनेंगे। और दूसरा तरीका क्या है इसको कैलकुलेट करने का? तो आप देखेंगे उसके पिछले वीक तक अर्निंग कितनी थी? 7800। और इसको आप 8000 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे इसमें? 200, या 8000 में से इसे माइनस कर लें तो क्या बनता है? 200। तो आप लॉजिकली सोच रहे हैं कि भाई 200 के ऊपर सिर्फ टैक्स लगेगा, इसके ऊपर वाली जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो FUTA टैक्स है या SUTA टैक्स है वो सिर्फ किस अमाउंट पे निकालेंगे? 200 के ऊपर। तो ये 200 का 1% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, और 200 का आप 4% निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो ये कितना आ जाएगा? 8 और 2 10, 118 आ जाएगा इस हवाले से। इज इट जी? समझ गए बात को? तो हम लोगों ने बेसिकली इसी फिगर के सिनेरियोज को थोड़ा सा क्या किया है, चेंज करके किया है। ओके जी। अब इसके बाद एक और सिचुएशन देख लेते हैं। ये सारे आपकी एक्सरसाइजेज हैं, ये जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना आपकी बुक के अंदर, ये डिफरेंट वेरिएशंस के साथ उसने दी हुई है। ये सारी एक्सरसाइजेज ही हैं, इसी तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करना है। ओके जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं जी कि उसकी वीकली अर्निंग्स कितनी थी? वो थी जी 1350 की, और उसकी जो प्रीवियस अर्निंग्स थी वो थी जी 99,800। प्रीवियस अर्निंग्स कितनी थी? 99,800। अब जब ये सिनेरियो होगा, ये मैं क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये है जी बेसिकली आपके पास एक्सरसाइज नंबर 377,900 वाली फिगर। ये वाला मैंने ऑलमोस्ट सिनेरियो इस तरह सा बना के आपको बता दिया हुआ है। मैंने 7,800 वाली फिगर ली थी ना, तो यहाँ पे 7,900 वाली फिगर है, इसलिए आप लोगों ने इसको तो कर लिया है। अब ये देखें जी 99,000, ये है एक्सरसाइज 3.8। एक्सरसाइज 3.8 में ओके जी, एक्सरसाइज 3.8 में सिनेरियो क्या है जी कि उसकी जो वीकली अर्निंग है वो वही 1350 है एक्सरसाइज 3.1 के मुताबिक, और जो उसकी प्रीवियस अर्निंग्स हैं जो पिछले वीक्स में मीन वो 50th वीक तक जो उसकी अर्निंग्स थी वो क्या है 99,800। अब इस वीक में अगर आप लोग एंट्रीज करते हैं तो पहली एंट्री क्या है कि पे रोल की एंट्री करेंगे आप लोग। तो पे रोल अकाउंट आप क्या करोगे? पे रोल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट क्या होगी 1350, और आप इसमें से टैक्सेस क्या करेंगे? माइनस करेंगे क्या? FICA टैक्स पेएबल, और फिर क्या करोगे? इनकम टैक्स पेएबल, और तीसरा क्या करेंगे? वेजेस पेएबल। ओके। अब आप देखें जी FICA टैक्स पेएबल कितना निकलेगा। अब आप जरा गौर करें, इन दोनों को अब आप प्लस करोगे तो इसकी अर्निंग इस वीक के बाद कितनी हो जाएगी? 1,01,000। ओके, ऐसे है। ओके, 1,01,150 इसकी अर्निंग हो गई। अब FICA टैक्स तो लगता है सिर्फ किस अमाउंट तक? 1 लाख तक। इसका मतलब है 1,150 उसकी क्या हो गई है? एक्सेस अर्निंग, ये एग्जेम्प्ट हो गई है।
अब बाकी फिर किस पे टैक्स लगेगा? तो 1350 में से 1150 माइनस कर देंगे तो बाकी कितना रह जाएगा? 200। सिर्फ 200 के ऊपर टैक्स लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? या दूसरा तरीका क्या है कि 99,000 उसकी पिछले वीक तक अर्निंग थी, 1 लाख बनने में सिर्फ कितने लगेंगे? 200। तो सिर्फ 200 पे टैक्स लगेगा, बाकी पे टैक्स नहीं लगेगा। बाकी ऑटोमेटिकली क्या है, एक थ्रेशोल्ड से ऊपर चली गई है अमाउंट, इसलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या, 200 मल्टीप्लाई बाय 8%। 200 का 8% क्या आ गया? 16। और इसी तरीके से इनकम टैक्स क्या आएगा? क्या है जी? 1350 का 10%, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, ये तो सारी इनकम पे लगना है ना, जो कमाओगे उसके ऊपर इनकम टैक्स दोगे। तो कितना बनता है ये? 135। और आप जब इन दोनों को क्या करोगे, 1350 में से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास वेजेस पेएबल आ जाएंगे। तो कितनी अमाउंट आती है जी इसकी? 1201 इसकी जो है वो अमाउंट आ जाएगी। इस तरीके से आप लोग पे रोल की एंट्री कर सकते हैं। और बी एंट्री क्या होगी जी? वेजेस पेएबल डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, और ये अमाउंट आ जाएगी 1201 और 1201 के साथ। और एम्प्लॉयर के टैक्सेस की बात कर लेते हैं अब सी एंट्री जो है वो क्या होगी? एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस। एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस क्या होंगे? एफओएच के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। अब आप जरा गौर करें कि इसकी तनख्वाह आज के दिन तक कितनी पहुंच गई है? 1,01,150। अब ये 1 लाख से तो सिर्फ कितना ऊपर है? 1,150। इसका मतलब है सिर्फ इसके जो FICA टैक्स है वही एप्लीकेबल है कितनी अमाउंट के ऊपर? 200 के ऊपर। तो आप क्या करोगे? FOH के अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे कितनी अमाउंट से? 16 की अमाउंट से, जो आप लोगों ने यहां पे भी किया है। और इसकी सेम कैलकुलेशन है यहां पे भी। अगर आपसे पूछा जाता है जी आप एम्प्लॉयर के टैक्सेस की एंट्री करें तो FICA टैक्स लगेगा सिर्फ कितना? 8%। किस अमाउंट के ऊपर? जो 1 लाख तक की अमाउंट है, इसके ऊपर वाली अमाउंट के ऊपर आपको पे नहीं करना है। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा टैक्स क्या है? FUTA। अच्छा सॉरी, अभी मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखना था, मैंने यहाँ पे लिखना है FICA पेएबल, वो है जी 16। और SUTA किस पे लगता है? 8,000 तक। अब इस एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय तो पहुंच गया 1 लाख से भी ऊपर, तो फिर SUTA लगेगा? नहीं लगेगा। FUTA लगेगा? नहीं लगेगा। सिर्फ कितने पे लगना है? 8,000 तक के ऊपर लगेगा, इससे ऊपर वाली कोई अमाउंट पे नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे ये दोनों टैक्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिर्फ FOH को आप डेबिट कर दोगे 16 के साथ, और FICA टैक्स को आप क्रेडिट कर दोगे किसके साथ? 16 के साथ। गॉट इट जी? समझ के बात को? ओके, दैट्स ग्रेट। अनदर सिनेरियो देख लेते हैं। वीकली अर्निंग्स इज इक्वल टू 1350 प्रीवियस अर्निंग्स क्या है जी? 1,01,150। प्रीवियस अर्निंग्स कितनी है? 1,01,150। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग जब इसकी पे रोल की एंट्री करेंगे तो ए एंट्री क्या बनेगी? पे रोल अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से? 1,350। इज इट क्लियर? ओके। अब इसके बाद FICA टैक्स क्या लगेगा इसके ऊपर? ये ऑलरेडी 1 लाख से ऊपर चला गया है, इसलिए यहां पे FICA टैक्स नहीं लगेगा। जब ये नहीं लगेगा तो सिर्फ कौन सा लगेगा? इनकम टैक्स पेएबल, सिर्फ उसकी कटौती होगी 135 की अमाउंट से, और बाकी क्या आ जाएगा? वेजेस पेएबल आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 135 काट के 1215 की अमाउंट आ जाएगी। ये आपकी एंट्री होगी इस सिनेरियो के अंदर। और आप लोग जब बी एंट्री करेंगे क्या? वेजेस पेएबल डेबिट और कैश को आप क्रेडिट कर देंगे 1215 के साथ, 1215 के साथ। और सी एंट्री जो होगी
वो एम्प्लॉयर के टैक्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉयर टैक्सेस, ना FICA पे लगना है, ना FUTA लगना है, ना SUTA लगना है, तो इसलिए नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि टैक्स ही नहीं कोई भी एप्लीकेबल होगा तो एंट्री भी कोई नहीं होगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनकी सारी की सारी जो चीजें जो है वो मैनेज कर सकते हैं। A very important entry is distribution of payroll. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल की जो एंट्री होती है, और उसके बाद जो एम्प्लॉयर के पेरोल टैक्सेस होते हैं, जब FOH खाली नहीं होता बल्कि सेल्स की भी सैलरीज होती हैं और एडमिन की भी सैलरीज जब होती हैं, तो उस सूरत में हम लोग जो है वो एंट्रीज क्या करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन को यूज करके आप लोगों को दो एंट्रीज करना सिखाऊंगा विच आर वेरी टेक्निकल। एक तो बहुत आसान है और दूसरी थोड़ी सी टेक्निकल है, वो आप लोगों को मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा ताकि आप इजीली उसको समझ पाएं। ओके, हियर इज आवर डेटा। उसमें उन्होंने कहा जी कि कंपनी के पास एक जो उनके मंथ का जो है वो डाटा है, या वीक का जो भी सैलरीज का डाटा है या वेजेस का है, कि डायरेक्ट लेबर है 6,25,125, इनडायरेक्ट लेबर है 1,62,120, एडमिन सैलरीज है 1,40,200 और सेल सैलरीज है 1,72,500 और टोटल वेजेस अर्न उन्होंने किए हैं। ये पहली बात उन्होंने कहा जी कि आप लोग क्या करें, प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वेजेस अर्नड ड्यूरिंग द मंथ। मंथली जो भी वेजेस अर्न हुए हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करें। ये तो एंट्री बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी लिख के बता दी हुई है। यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्ट लेबर का है, कौन सा इनडायरेक्ट लेबर है। ऑलरेडी हम लोगों ने जब वर्कशीट की थी उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको उस वक्त भी बताई थी। ओके, अगर आपको इस तरह का डेटा आता है तो आप लोग जो है इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है E39, और आप लोग क्या करोगे, जो डायरेक्ट लेबर होती है वो चार्ज होती है जी वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट को हम डायरेक्ट लेबर चार्ज कर देते हैं, और इसकी अमाउंट कितनी है 6,25,125, ये हम डेबिट कर देंगे। जो इनडायरेक्ट लेबर होती है वो हम FOH के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और इसकी अमाउंट है हमारे पास 1,62,120 की। ये बेसिकली क्या है जी, ये 25 है। ओके, फिर उसके बाद जो एडमन की सैलरीज हैं, एडमन सैलरीज उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं एडमन सैलरी एक्सपेंस को, और इसकी अमाउंट उन्होंने हमें दी है 1,40,200 के साथ। और इसके बाद हम लोग आखिर में सेल्स सैलरीज को हम लोग जो है वो डेबिट कर देते हैं 1,72,500 की अमाउंट के साथ, और क्रेडिट करते हैं हम लोग पे रोल के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देते हैं, और इसकी अमाउंट क्या लिखेंगे 10,99,945 जो टोटल उसकी वेजेस की एंट्री है। अब अगर हम लोगों को वही वाले जो सेम टैक्सेस हैं, कौन से वाले, FUTA, SUTA या FICA टैक्स जो है वो जो तीनों हैं हम लोगों ने, अगर वहां वो टैक्सेस ले लेते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि इनमें से कोई भी इंप्लॉय जो है वो मैक्सिमम स्लैब्स तक अभी नहीं पहुंचा है, तो हम लोग जो है वो एम्प्लॉयर के टैक्सेस की एंट्री कैसे करेंगे। एम्प्लॉयर टैक्सेस, एम्प्लॉयर के टैक्सेस के लिए आप याद रख लें 3 अकाउंट डेबिट होने हैं अगर आपका डाटा इस तरह का दिया हुआ हो। पहला अकाउंट आपका डेबिट होना है क्या जी, FOH के अकाउंट को आपने डेबिट करना है। दूसरा आपका अकाउंट डेबिट होगा एडमिन सैलरीज का अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और तीसरा आपका सेल्स सैलरीज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे वर्क इन प्रोसेस को क्यों यहां से निकाल दिया, क्योंकि ये फैक्ट्री के रिलेटेड हैं, और जो एम्प्लॉयर का खर्चा होता है वो हमेशा किसको चार्ज होता है, FOH को चार्ज होता है। तो याद रखें चाहे वो डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं चाहे वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं,
उनके जो एम्प्लॉयर के टैक्सेस हैं वो किस अकाउंट को डेबिट करने हैं, आपने FOH के अकाउंट को डेबिट करने हैं। तो अब इनकी अच्छा, अब इनके क्रेडिट्स क्या होंगे, बाद में मैं अमाउंट्स भी आपको लिखने की आसान तरीका बताऊंगा कि अमाउंट्स कैसे लिखनी है। अब इनके क्रेडिट्स क्या होंगे, जो जो टैक्सेस होंगे उनको क्रेडिट कर दें। पहला टैक्स क्या है, FICA टैक्स पेएबल, फिर FUTA पेएबल और SUTA पेएबल। इज इट क्लियर जी, समझ गए बात को? ओके, अब इनकी अमाउंट्स कैसे लिखनी है। अब ये देखिए जी, टैक्सेस आपके कितने हैं, ये कितना है, ये 1% और ये 4%, टोटल कितना बना 13%। कितना बना 13%। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको अमाउंट्स गिवन है इनका 13% लेके डेबिट करते जाएं। क्या करते जाएं आप लोग, इनका 13% लेके डेबिट करते जाएं। जैसे सेल्स सैलरीज का 13% ले तो सेल्स सैलरीज का एक्सपेंस को डाल दें, तो 1,72,500 का 13% लें, कितना बनता है, जी भाई 22,425 ओके। इसी तरीके से एडमन सैलरीज का भी कर लें, 1,40,200 का 13% ले लें, 18,226। ओके, अब उसके बाद FOH क्या है, ये जो दोनों को ऐड करके उसका 13% ले लें, क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों को आप, क्योंकि फैक्ट्री के एम्प्लॉइज हैं तो लॉजिक याद रखें, जो फैक्ट्री के एम्प्लॉइज होंगे उनका, उनकी जो होगी वो किसको चार्ज करेंगे, उनके टैक्सेस किसको चार्ज करेंगे, FOH को चार्ज करेंगे। तो कितना आ जाएगा फिर उसका 10234.2 कर देते हैं, 102,342 कर देते हैं, राउंड ऑफ कर दिया हम लोगों ने 85 को। अच्छा, अब क्रेडिट क्या करना है, ये बेटे इन दोनों को प्लस करें आप और उसका 30% ले, इन दोनों को प्लस करें और उसका 13% ले। ओके जी, अब क्रेडिट कैसे करेंगे आप लोग, टोटल जो वेजेस की अमाउंट है ना, टोटल वेजेस की अमाउंट, इसको इंडिविजुअल परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते जाए। 10,99,945 का 8%, 10,99,945 का 1%। इज इट क्लियर, कितने आ जाएगी अमाउंट जी, 87,996। 1% कितना आ गया, 10,999 और ये 4% कितना आ गया, 43,998। अब इसका एक अगर कोई डेसिमल का कोई फर्क आता है तो एक आध किसी भी जगह पे आप बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गई बात की। अब मैं आपको ये देखो, इसको इसको ये वाली जो एंट्री है इसका शॉर्टकट क्या है, हमने क्या किया है, क्रेडिट करने के लिए टोटल वेजेस लिए हैं, टोटल अर्निंग्स ली है और इंडिविजुअल परसेंटेजेस ली है। इज इट क्लियर, और डेबिट करने के लिए इंडिविजुअल अमाउंट ली है और परसेंटेज टोटल ली है। लिख लोगे, समझ आ रही बात की कि नहीं, ये शॉर्टकट है। क्या है, डेबिट्स जो है, डेबिट करने के लिए अमाउंट्स, वेजेस, अर्निंग्स इंडिविजुअल्स लेनी है, हर एक डिपार्टमेंट वाइज लेनी है, परसेंटेज टोटल लेनी है। फॉर डेबिट अमाउंट्स डिपार्टमेंट वाइज मल्टीप्लाई बाय टोटल परसेंटेज ऑफ टैक्सेस, डेबिट करते हुए। क्लियर है जी, और फॉर
क्रेडिट अमाउंट्स, क्रेडिट अमाउंट्स क्या करने हैं जी? अमाउंट ऑफ टोटल अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ ईच टैक्स, ईच टैक्स की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेसिकली दो पॉइंट हैं जो कि एम्प्लॉयर पे रोल टैक्स के लिए आप क्या करते हो, क्या करते हैं आप लोग, इसको रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। और इसी वाले सवाल का जो सेकंड पार्ट है उसने इसी के हवाले से पूछा है। उसने कहा जी कि आप ये बताएं कि उसने कहा जी सिर्फ 2 एम्प्लॉइज जो हैं, ओनली 2 एम्प्लॉइज एक्सीडेड 8,000 थ्रेशोल्ड, सिर्फ 2 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो 99 लाख की जो 10,99,000 की सैलरीज या वेजेस बने हैं, इनमें से 2 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो 8,000 की थ्रेशोल्ड से क्या हुए हैं, एक्सीड किए हैं। मीन जो 8,000 की थ्रेशोल्ड से एक्सीड करेगा उसके ऊपर 2 टैक्स नहीं लगेंगे। कौन कौन से? FUTA नहीं लगेगा और SUTA नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? बाकी सारे लगेंगे। अच्छा, जो उनकी एक्सीडेड अमाउंट है वो कहता है वो है $3,000, जो एक्सीड करके ऊपर अमाउंट चली गई है, जो एग्जेम्प्ट हो गई है, वो कितनी है? 3,000। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि इनके बाकी सारे टैक्सेस तो लगेंगे। तो हमने कहा जी कि टोटल जो टैक्सेस लगेंगे, टोटल टैक्सेस उसके ऊपर बनेंगे वो क्या होंगे जी? 10,99,945 का कितने फीसद? 13% अमाउंट आ जाएगी। कितनी अमाउंट है बताएं? 142,993 कर लिया। ओके, अब इसमें से जो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट कितनी हो गई है? 3,000 की अमाउंट। लेकिन 3,000 के ऊपर तीनों टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं हुए। कौन कौन से हुए हैं? FUTA हुआ है और SUTA हुआ है, और ये 1% है, और ये तो कितना मिलके बना? 5% एग्जेम्प्ट हो गया है। ठीक है, किस अमाउंट के ऊपर? 3,000 का कितने परसेंट? 5%। तो कितनी अमाउंट एग्जेम्प्ट हो गई? 150। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा जी 1,42,000, कितना आ जाएगा? 843, 1,42,843 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? उसका टैक्स क्या आ जाएगा? पेएबल आ जाएंगे, टैक्सेस पेएबल आ जाएंगे एक एम्प्लॉयर के। एम्प्लॉयर जो है वो कितने टैक्सेस पे करेगा अगर सिर्फ 2 एम्प्लॉइज जो है वो क्या होंगे? 8,000 की रेंज से ऊपर चले जाएंगे। होप्स हो कि आप लोग जो है तमाम चीजें इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको मजीद जो है वो इसमें क्लैरिटी आ जाएगी।